चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बच्चों? यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ आपने पढ़ा हुआ है, एक्शन रिएक्शन। कल की क्लास में हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कल की क्लास में हमने पढ़ा हुआ था, ठीक। अब देखो बच्चों, देखो इसमें ना कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि हाउ डू वी वॉक, ठीक। और व्हाई द गन रिकॉइल, ठीक। द फ्लाइंग जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट, ठीक। और ये जो एग्जांपल दिए, द केस ऑफ बोट एंड शिप, ठीक है ना। ओके, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग कार्ट, ठीक है ना। ओके, तो इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग कार्ट, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको आप होल्ड पे भी रखो, ठीक है ना। पहले ये सब केसेस देख लो। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसमें से ना, ये वाले जैसे जो केसेस हैं, कौन सा, बुलेट गन वाला, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो बहरहाल आइए पहले मैं आपको एक एक बात बताता हूँ। यहाँ पे देखो जरा, पहले हम इसको न्यूटन थर्ड लॉ से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो बच्चों, ये देखो, ये इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया है कि आप चलते कैसे हो, आप क्यों चल पाते हो, है ना। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, आप क्यों चल पाते हो। मैंने आपको एग्जाम्पल पहले दिया है, क्यों चलते हो भाई आप। आपने क्या किया, ये ग्राउंड है ना। और ग्राउंड पे इस तरीके से देखिए, आप फोर्स लगाओगे तो ग्राउंड पे आपने किया एक्शन, तो ग्राउंड आपको क्या देगा, रिएक्शन। ये सुनो, और देखो यहाँ पे देखो, आपने भाई, आप जब चलते हो तो आप कैसे चलते हो बताओ। ग्राउंड को आप दबाते हो तब तो चलते हो ना। तो ग्राउंड पे आप एक एक्शन लगाते हो, और वो एक्शन फ्रिक्शनल फोर्स के फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। तो तुम्हारा जो फुट होता है, पैर जो होते हैं, है ना, वो ग्राउंड के कांटेक्ट में होते हैं। यानी कि तुम एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करते हो एक्शन के रूप में। तुमने एक फ्रिक्शनल फोर्स दिया किसको, ग्राउंड को, ठीक। तो यहां पे देखिए, तुमने ग्राउंड को क्या दिया, एक फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, एक्शन के रूप में। मतलब कुछ ऐसे तुमने इस पे एक्शन किया तो तुम्हें रिएक्शन मिला। इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा भाई, जितने फोर्स से तुम ग्राउंड को दबाओगे उतना ही तुम्हें रिएक्शन मिलेगा। अगर आप इन दोनों बंदों को अलग अलग बना के देखो तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा। ये देखो, ये फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर है इस तरीके से। अब इसको मैंने अलग बना के ऐसे दिखा दिया ताकि हमें ना दिखाई पड़े चल क्या रहा है। तो चल ये रहा है कि ग्राउंड को मिला है एक्शन। ये लो, ग्राउंड को एक फ्रिक्शनल फोर्स मिला है एक्शन के रूप में। मान लो बच्चों, ग्राउंड पे लगाया तुमने 10 न्यूटन, जस्ट बता रहा हूं, अरे एग्जांपल ले रहे हैं भाई, जस्ट, है ना। तो तुमको भी फ्रिक्शनल फोर्स के फॉर्म में आगे की डायरेक्शन में क्या मिलेगा, एक रिएक्शन। ये हो गया क्या, एक्शन, क्योंकि दोनों बॉडीज कांटेक्ट में थी ना। तो तुमको मिला यहाँ क्या, 10 न्यूटन का, बोलो क्या मिला तुम्हें, 10 न्यूटन का, बोलो, रिएक्शन। सही है ना। क्या मिला तुम्हें 10 न्यूटन का, रिएक्शन। अब देखो, एक्शन ऑन दिस बॉडी, मतलब ग्राउंड पे एक्शन है। ग्राउंड आपकी फर्स्ट बॉडी है, और ये देख लीजिए भाई, ये जो ग्राउंड है ये क्या है, फर्स्ट बॉडी है, ग्राउंड। और जो आप हो वो क्या है, सेकंड बॉडी। बस ऐसे आप चलते हो, बार बार आपको रिएक्शन मिलेगा, आप आगे की डायरेक्शन में बढ़ते जाओगे। क्या डाउट है बताइए, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक चीज और बताना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान से जरा चेक करिए। देखिए, ग्राउंड तो पीछे नहीं जाता है। ग्राउंड का मतलब पूरी अर्थ हो गई। फिर से बता रहा हूं भाई, अर्थ थोड़ी ना पीछे खिसक जाएगी यार। अर्थ का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, अर्थ पे भी फोर्स लगा है, हजारों करोड़ों लोग अर्थ पे चल रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां, व्हीकल्स अर्थ पे चल रहे हैं। लेकिन अर्थ का मास इतना ज्यादा है, आप समझ रहे हो बात को। मैंने आपको बताया था भाई, एक बात बताओ कि आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हो, बताओ। एस्केलेशन का फॉर्मूला क्या है, पढ़ा है, फोर्स नेट, नेट फोर्स अपॉन एस्केलेशन कैसे निकलता है बताओ। टोटल फोर्स यानी कि नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ऐसे ही तो निकलता है भाई। एफ इज इक्वल टू एम में, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब बताओ, यही तो बता रहा हूं ना, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो भैया 10 न्यूटन फोर्स अर्थ पे लग गया तो क्या ही कर लोगे। ये मास ज्यादा होने की वजह से ये एस्केलेशन कितना आता है, टेंस टू 0। तो अर्थ एस्केलेट नहीं होगी, ग्राउंड विल नॉट एस्केलेट। ग्राउंड का मतलब अर्थ है ना। सो ग्राउंड विल नॉट एस्केलेट, ग्राउंड
will not accelerate. ग्राउंड एस्केलेट नहीं होगा. ग्राउंड का एस्केलेशन टेंस टू कितना है? 0 है. कौन एस्केलेट हो जाएगा? आप एस्केलेट हो जाओगे. क्यों? आपका मास कम है. एस्केलेशन अगर आपका निकालें सो नेट फोर्स कितना आ रहा है? 10 न्यूटन का, और आपका मास कम है, इसलिए आपके ऊपर एस्केलेशन एक आ जाएगा. तो आप आगे की डायरेक्शन में एस्केलेट हो जाओगे, मतलब आगे की डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. ठीक, तो आप आगे की डायरेक्शन में चलने लगोगे. क्या दिक्कत है? बार बार आप उसको ऐसा एक्शन करते हो ग्राउंड पे, बार बार आपको रिएक्शन मिलेगा. अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होता, इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज एब्सेंट, बताओ क्या आप चल पाते? बताइए. ये जो कांटेक्ट फोर्स है जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, क्या आप चल पाते ग्राउंड पे? नहीं भाई. अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होता, मतलब आप खुद से चेक कर लो. मान लो आइस की जो होती है, आइस की जो बर्फ की एक सिल्ली होती है, इस तरीके से. सिल्ली का मतलब समझते हो? एक बर्फ का, आइस का बना हुआ क्यूबॉइड शेप जो होता है. तो बर्फ के ऊपर अगर आप चल के देखोगे, नहीं चल पाओगे. क्यों? क्योंकि आपके जो फुट है, पैर और बर्फ के बीच में नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो नहीं चल पाओगे. कोई डाउट है? बताइए. क्योंकि आप भाई इसको एक्शन देने की कोशिश करो, एक्शन ही नहीं मिलेगा उसको. एक्शन फ्रिक्शन फोर्स के फॉर्म में मिल रहा है ना. तो फ्रिक्शन ही नहीं जब सरफेस के बीच में, तो फ्रिक्शन मिलेगा नहीं, एक्शन नहीं बनेगा, तो रिएक्शन नहीं बनेगा. तो आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, आप चल नहीं पाओगे. ठीक है, तो ये चीज होती है. अब देखो, मैंने क्लास 9 के अकॉर्डिंग बताया, और भी चीजें होती हैं, बॉडी का वेट नॉर्मल. अब हमने उसके बारे में भी डिस्कशन नहीं किया है. ठीक, अभी बस इतना ही. नाउ अब देखिए बच्चों, ये देखो कह रहा है कि आइस है, आइस पे चलना मुश्किल है. ठीक है, तो बहरहाल अब इनको देखिए जरा. ये स्विमर है. अब यहां कितनी बॉडीज हैं बताओ? ये एक बंदा है जो स्विम कर रहा है या स्विम कर रही है, जो भी है. कितनी बॉडीज हैं? 2 बॉडीज हैं. ये बंदा जो है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 या बॉडी नंबर 1, और पानी बॉडी नंबर 2. पानी हो गई क्या? बॉडी नंबर 2. यस और नो? बताइए क्या हुआ. स्विमर ने क्या किया? पानी को ढकेला, तो पानी स्विमर को ढकेलेगा. ठीक, ओके. 1 सेकेंड. नाउ अब देखिए बच्चों, एक बच्चे ने बहुत अच्छा बताया. ये वाटर बहुत सारा है, बॉडी नंबर 2 है, और बॉडी नंबर 1 किसकी है? ये स्विमर की बॉडी है ना, स्विमर की. ठीक है ना? ओके. नाउ अब ध्यान दीजिए जरा. ये स्विमर क्या करेगा? इस तरीके से इसने पानी पे फोर्स लगाया, तो इसने पानी को दिया एक्शन, पुश. पानी को पुश किया, तो पानी के मॉलिक्यूल्स भी इसको पुश करेंगे, रिएक्शन मिलेगा इसको. आ गया? इन्होंने देखिए लिखा भी है, escalation produce will be more in the body having less mass. ठीक, जिसके पास मास कम होगा उसमें एस्केलेशन ज्यादा होगा. एंड एस्केलेशन प्रोड्यूस विल बी लेस इन द बॉडी हैविंग मोर मास. जिसमें मास ज्यादा होगा उसमें एस्केलेशन कम होगा. ये बात मैंने आपको बताई है ना भाई. अगर फोर्स को कांस्टेंट कर दें, क्योंकि एक्शन रिएक्शन आपस में इक्वल होते हैं. एक्शन रिएक्शन आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है ना? ओके. 1 सेकेंड भाई, कुछ कॉल करके परेशान. एक नाउ देखिए बच्चों, मैंने क्या बताया. जैसे कि भाई आप ये समझो जरा, अभी आपने एग्जांपल यही स्विमर वाला ले लेते हैं, या फिर कोई और एग्जांपल. ये देखिए, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, है ना. यही तो मैं आपसे बता रहा हूं ना, कि जिसका मास बता तो दिया आपको शायद मैंने, है ना. एस्केलेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होता है, तो फोर्स तो कांस्टेंट हो गया, एक्शन रिएक्शन, है ना भाई. मान लो आप ऐसे करके चल रहे हो, ठीक, तो ग्राउंड पे आपने एक्शन किया और आपको मिला क्या? रिएक्शन. ठीक, तो फोर्स कांस्टेंट, तो एस्केलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. ठीक, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एस्केलेशन कम, और जिसका मास कम होगा उसका एस्केलेशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा एस्केलेट होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएंगे. कोई समस्या? बताइए, कर सकते हो. ठीक, अच्छा. अब सुनो, यही बात आपकी बुक में यहां लिखी है, आप पढ़ सकते हैं. द एस्केलेशन प्रोड्यूस विल बी मोर इन द बॉडी हैविंग लेस मास, वेयर एज द एस्केलेशन प्रोड्यूस विल बी लेस इन द बॉडी हैविंग मोर मास. ठीक, जिसके पास ज्यादा मास है उसमें एस्केलेशन लेस प्रोड्यूस होगा, और जिसमें लेस मास है उसमें एस्केलेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा. क्योंकि फोर्स सेम होता है, फोर्स सेम होता है. ठीक, एक्शन रिएक्शन सेम होता है. दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है, जिसका मास कम उसमें ज्यादा एस्केलेशन, वो चल जाएगी, मूव कर जाएगी, और जिसका मास ज्यादा उसमें एस्केलेशन कम, वो नहीं मूव करेगी. ठीक है भाई. अब बच्चों, वाई द गन रिकॉइल. गन रिकॉइल देखो, गन झटका क्यों मारती बच्चों, है ना.
अब इसको तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने बच्चों कभी बंदूक चलाई होगी, मतलब असली वाली नहीं असली चला सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, असली नहीं चलाई है, मेला वेला लगता है, अगर कहीं पर मेले वेले में गए होगे तो वो जो बलून फोड़ने वाली होती है वो भी चलाई होगी अगर आपने, तो आपको पीछे एक झटका लगता है कि नहीं लगता है, बताइए। या आप ऐसा रख के बंदूक को चलाते हो, जब गन को फायर करते हो तो आपको ऐसे झटका लगता है पीछे, है ना, कभी आपने ऐसा देखा है? असली वाली चलाओगे तब तो उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, असली वाली तो एकदम से गिर ही जाओगे भाई आप। होता क्या है, ये देखिए, इसमें ये बुलेट है इस तरीके से, ठीक, ओके, ये बुलेट है इस तरीके से इसमें, ठीक। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही बुलेट आपने फायर करी, चलो कर दो, फायर करो, जैसे ही फायर करोगे बुलेट बाहर निकल जाएगी, तो क्या होगा? अच्छा ये बताओ जरा, बॉडी कितनी है यहां पर? 2 बॉडीज है, कौन कौन सी बताओ, कौन कौन सी 2 बॉडीज हैं बताओ? बुलेट है और दूसरा क्या है? गन है। पहले दोनों एक ही जगह पर थी क्योंकि यहां बुलेट आपने फिट किया, उसके बाद ट्रिगर दबाया इस तरीके से, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये बुलेट आगे क्यों निकली? बुलेट को आगे कौन पुश कर रहा है? भाई बुलेट ऐसे निकल के जाती है ना गोली सामने, बुलेट को कौन पुश कर रहा है, जल्दी बताइए। गन। गन, है ना, गन। तो गन ने दिया इसको एक्शन फोर्स, तो बुलेट इसको पलट के गन को क्या देगी? रिएक्शन। अब इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन बात आप ये समझो, क्योंकि ठीक है, बात ये समझो, गन ने बुलेट को दिया एक्शन, तो बुलेट गन को देगी रिएक्शन। और गन आपने अपने, भाई गन तो आपने ऐसे पकड़ के रखी थी ना, ऐसे करके, तो गन को तो तुमने पकड़ के रखा है, जैसे ही गन पे रिएक्शन आएगा तो तुमने पकड़ के रखा, तो तुम्हें तो झटका लगेगा। भाई गन को जब झटका लगेगा पीछे, गन को एक फोर्स पीछे मिलेगा, गन को रिएक्शन वाला, तो तुम्हें तो झटका मिलेगा, बताइए, बोलिए, ठीक। तो ये रिएक्शन फोर्स, लेकिन यहां पर देखो बच्चों, इसका मास कम है, बुलेट छोटी सी होती है, उसका मास कम है, तो उसमें एस्केलेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसमें वेलोसिटी बहुत तेजी से चेंज आता है, बहुत तेजी से बुलेट जाएगी। और गन, गन का मास ज्यादा है, भाई गन भारी है बुलेट से बहुत ज्यादा, बुलेट ओनली 10 ग्राम की होती है, गन होती है 5 to 6 किलोग्राम की, 10 किलोग्राम की, 20 किलोग्राम की, ठीक। तो बुलेट का मास बहुत ज्यादा है, तो इसमें एस्केलेशन कम प्रोड्यूस होगा, तो छोटा सा एक झटका लगता है पीछे, मतलब गन किधर जाएगी? पीछे, गन पीछे एस्केलेट होगी इस तरीके से। और एक बात और बता दे रहा हूं, गन पीछे वी वेलोसिटी से जाती है, मान लो गन पीछे वी वेलोसिटी से जाती, इस वी वेलोसिटी को हम रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, सुन लिया? माना कि गन पीछे की डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से जाती है, तो इस वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी, सही। अब फ्रैक्शन रिएक्शन का एग्जांपल, उसके बाद बच्चों यहां पे देखो जरा, ये बलून है, ओके, बलून का कंपैरिजन इन्होंने कराया हुआ है किससे? एरोप्लेन से एंड रॉकेट से। इसको भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पढ़ सकते हैं, ठीक। लेकिन जरा मुझे ये बताओ बच्चों, बलून जब आपने भरा, उसमें गैस भरते हो ना बलून में कोई ना कोई, तो जब बलून में आपने गैस भरी, कितनी बॉडीज है बताइए, कितनी बॉडीज है बताइए? 2, एक तरीके से बॉडी जब मैं बोलूं तो समझ जाना मास की बात कर रहा हूं, एक तो भाई बलून की रबर वाली बॉडी है, और दूसरा जो मास भरा है अंदर, एयर, एयर जो भरा है भाई उसके पास भी तो मास है, तो 2 बॉडी, एक तो एयर हो गई और दूसरा क्या हो गया? बलून, ठीक। तो जैसे ही ये एयर पीछे निकलती है, अब ये जो एयर पीछे निकली हुई है इस तरीके से, इस एयर को किसने ढकेला? एक तरीके से, पता है अजीब सी बात है, अजीब ढकेलने का मतलब पुश अब आपको थोड़ा शायद फील ना है, लेकिन सुन लो भाई, अरे वो बलून की जो अंदर रबर की जो वॉल्स है ना, वही तो गैस को बाहर फेंक रही एक तरीके से वैसे तो ये अजीब सी बात है, इसीलिए तो कह रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इसको सीखा जाता है। एक तरीके से क्या हो रहा है, गैस की किनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो बाहर निकल रही, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से वो बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं।
लेकिन आप अभी के लिए बस इतना समझो, अभी मैं इसको आपको ये एरोप्लेन से समझा दूंगा, ठीक। अभी मैं एरोप्लेन वाले केस से आपको ये बात समझा दूंगा, लेकिन अभी मोटी मोटी बात आप ये समझ लो क्या, कि बलून ने एयर पे फोर्स लगाया तो एयर भी किसको देगी, रिएक्शन, बलून को, बलून आगे चला जाएगा। अब यही बात आप यहां अच्छी तरीके से समझो बच्चों। ये जेट है ना, या कोई एरोप्लेन है, इसमें इंजन होता है कि नहीं होता है, इंजन। तो इंजन क्या करेगा, इंजन में जो फ्यूल होता है उसका कंबशन होता है, और कंबशन होने के बाद इंजन क्या करेगा, गैसेस को बाहर फोर्स लगा के फेंकेगा, ऐसा सोचो आप, ठीक। तो पुश ऑफ द इंजन ऑन द गैसेस, मतलब इंजन ने क्या किया, गैसेस को पीछे, एरोप्लेन में जो इंजन फिट है उसने गैसेस को पीछे एक्शन दिया, ठीक। तो ये देखिए, ये गैसेस को पीछे क्या मिल गया बताइए, एक्शन। तो एरोप्लेन को क्या मिल जाएगा बताइए, एरोप्लेन को क्या मिल जाएगा बताइए, रिएक्शन। कोई डाउट है बताइए, बस यही है। लेकिन पता है बच्चों, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम से भी समझा जाता है, ठीक। और एक बात बता दूं, थोड़ा सा और आपको मैं बताना चाहता हूं बच्चों, यहाँ नोजल होता है, ठीक है, यहाँ नोजल होता है, नोजल होता है, यहाँ से गैसेस निकलती है। नोजल मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक। उस छेद में क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होता है। आप समझते हो, जैसे ऐसा ही नोजल होता है बच्चों, ये ऐसा ही नोजल, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, यहाँ से जो छेद होते हैं पोर्स, उसमें से गैस निकलती है। अब छोटा छेद होने की वजह से क्या होता है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों। जैसे कोई नोजल की पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक नोजल की पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरीके से। अब देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, एरिया को ए से दिखा रहा हूं मैं, एरिया बहुत कम है, तो पता है क्या होता है, जब एरिया बहुत कम होता है ना, आप आगे चल के पढ़ोगे, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया अगर कम है तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा, मतलब बहुत प्रेशर के साथ गैस निकलती है इस नोजल में से, ऐसे यहां नोजल होता होगा, तो ये बहुत प्रेशर के साथ, यानी कि बहुत ज्यादा फोर्स के साथ ये गैस निकलती पीछे, ठीक। तो बहुत ज्यादा फोर्स से निकलेगी तो उतना ही फोर्स इसको मिलेगा रिएक्शन में, बस यही है, और क्या समझाऊं इसमें, है ना, ठीक है। रॉकेट में भी सेम ऐसा ही होता है, ठीक। रॉकेट के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती होंगी, तो गैसेस किधर निकलती हैं, पीछे। यानी एक तरीके से रॉकेट ने फोर्स किस पे लगाया बताइए, रॉकेट ने गैसेस पे फोर्स लगाया, तो गैस भी रॉकेट पे फोर्स लगाएगी, ठीक है, ओके। इसके बाद ये देखो बच्चों, बोट वाला केस देख लो भाई इनका, देखो यहां पे एग्जांपल दे रहे हैं कि आपने जरूर नदी किनारे, कभी कभी ना कभी नदी किनारे क्या होता है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, बोलेंगे रिवर के किनारे या पॉन्ड में, तालाब में क्या करते हैं ये लोग, एक रस्सी लेते हैं ऐसे रोप, और नाव जो होती है इनकी बोट, इसको इस तरीके से रोप से बांध देते हैं, यहाँ पे ऐसे बांध के क्यों रखते हैं ये लोग, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ सवाल आ जाएगा, तो आप ये समझो बस कि जब ये बंदा क्या करेंगे, पहले ही बोट को ऐसे लाके बांध देंगे, उसके बाद लोगों को उतारेंगे। क्यों, अगर लोग उतर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो ये बंदा इस बोट से ग्राउंड पे जा रहा है, ये ग्राउंड है, तो क्या हो रहा है बताओ, ये बंदा जैसे ही बोट पे ऐसे पैर रखेगा तो बोट को मिलेगा एक्शन पीछे, भाई बोट को पुश करेगा ना पीछे, ठीक। सो बोट को मिलेगा क्या, एक्शन, ठीक। तो जैसे ही बोट को एक्शन दिया इसने, इसको क्या मिल जाएगा बोट से, रिएक्शन, और ये उतनी फोर्स से आगे जाएगा। अब बोट का भी मास बहुत ज्यादा थोड़ी ना होता है, तो बोट भी पीछे चली जाएगी, तो इसलिए यहां पहले रस्सी बांध देते हैं लोग, रोप से पहले बांध देंगे ग्राउंड पे, उसके बाद लोगों को बोलेंगे कि अब उतरो, तब लोग एक एक करके उतरते हैं, जिससे कि जैसे ही ये बंदा इस बोट को एक्शन देगा, बोट जैसे ही पीछे जाएगी तो ये रस्सी के टेंशन से रुक जाएगी, यानी कि रस्सी के फोर्स से रुक जाएगी वो। इनको देखो, ये पानी चला रहे, बोट चला रहे पानी में, ठीक। तो अब आपको पता है ये जो इन्होंने पतवार लेके रखी जिसको ओर्स बोलते हैं, OARS, ओर्स, तो इन्होंने क्या किया, ओर्स से फोर्स लगाया किस पे, पानी पे, तो पानी भी ओर्स को फोर्स देगा, तो ओर्स के कांटेक्ट में ये लेडी है और ये बच्चा बैठा हुआ है, बोट है, तो बोट आगे बढ़ेगी, बोट को रिएक्शन फोर्स मिलेगा। इसने पानी पे दिया एक्शन, तो इसको मिलेगा रिएक्शन। द केस ऑफ होस पाइप, होस पाइप समझते हो, होस पाइप आपने देखा कहीं आग वाग लग जाती है तो क्या करते हैं वो, जो फायर ब्रिगेड जब आती है वहां पर,
यहाँ पर डायग्राम तो है नहीं, ये देखिए मैं आपको होस पाइप का डायग्राम दिखाता हूँ। नाउ ये देखिए होस पाइप एक्शन रिएक्शन, ये देखो ये बंदे ने पकड़ के रखा हुआ है, समझ गए होगे आप क्यों क्यों पकड़ के रखा है इसने इतना टाइटली। ये इसने क्यों ऐसे पकड़ के रखा है, क्योंकि ये जो जेट बाहर निकल रहा है, तो एक तरीके से आप ऐसा सोच सकते हो कि जेट को प्रेशर मिल रहा है इस होस पाइप के द्वारा, क्योंकि निकल तो इसी में से रहा है, ठीक। तो ये हुआ एक्शन, और होस पाइप है जिसमें से पानी में निकल रहा है, उसको रिएक्शन मिलेगा, तो पीछे एक झटका लगेगा, इसको एक रिएक्शन मिलेगा, ठीक। हाँ होस पाइप से हम कार को भी धोते हैं, लेकिन वो वाली थोड़ी सी होस पाइप थोड़ी सी वीक, वीक का मतलब समझ रहे हो, उतना फोर्स वो नहीं लगाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये वाली देखिए कितनी बड़ी होस पाइप है इसके पास, ठीक। तो पानी पे लगा एक्शन, तो पानी क्या देगा इस पाइप को, रिएक्शन। तो पाइप पे बहुत अच्छा रिएक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगता है ना, ठीक है ना। तो ये जो बंदा है ये बहुत अच्छी तरीके से टाइटली पकड़ के रखता, नहीं पाइप पीछे छूट जाएगा, चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा, चलो मैं आपको ये वाला भी बता ही देता हूँ इसी टाइम, इसको भी हम फिनिश कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, जरा ध्यान दो, जरा देखो पता है क्या होती बात, सवाल क्या आएगा एग्जाम में कि ये जो घोड़ा होता है, ठीक, हॉर्स जो होता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। इसने क्या कार्ट पे, है ना, ये जो हॉर्स है ये कार्ट मतलब जो पीछे गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी जो बैलगाड़ी हो गया, घोड़ा गाड़ी है जो भी है, तो हॉर्स ने गाड़ी पे फोर्स लगाया। बात थोड़ा समझना भाई, ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको आप समझिए जरा क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, ये गाड़ी है इसकी, ठीक, और ये ग्राउंड है, थोड़ा समझना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, और ये थोड़ा सा समझना भी आपको पड़ेगा। ये देखिए बच्चों, ये इसके व्हील्स हैं, यहां से देखो ये रस्सी बंधी हुई है, और ये आपका हॉर्स है, समझ जाना भाई हॉर्स है यार ये, ठीक। अब देखो सवाल क्या आएगा एग्जाम में, वो क्वेश्चन क्या आएगा, हॉर्स ने, ये हॉर्स है और ये कार्ट है, क्वेश्चन ये आएगा हॉर्स ने कार्ट पे किया एक्शन, तो हॉर्स ने कार्ट को खींचा ऐसे करके, ये लगा एक्शन। भाई बात थोड़ा समझना जरा, समझ रहे हो कि नहीं, ये एक्शन मान लो बच्चों हुआ ऐसे, भाई खुद समझ लो पहले आराम से, ये जो हॉर्स है इसको ऐसे खींचेगा, ये सुनो बताइए, मान लो बच्चों हॉर्स ने इसको एक्शन दिया 50 न्यूटन का, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, तो ये कार्ड भी हॉर्स से ही रस्सी बंधी हुई है, तो हॉर्स को रिएक्शन देगा ये 50 न्यूटन का, यस और नो बताइए, बोलिए भाई। हॉर्स ने कार्ट को 50 न्यूटन और कार्ट ने हॉर्स को 50 न्यूटन, बोलिए। तो पता है एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में सवाल पूछेगा कि ये एक्शन रिएक्शन है, तो ये तो कैंसिल हो जाने चाहिए, भाई सही बात तो है, थोड़ा समझो जरा भैया, देखो कंफ्यूज मत करना। अभी पता है क्या हुआ, ये दोनों फोर्सेस इंटरनल फोर्स हो गए, ओ हो, ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है सर। बच्चों एक बात बताओ, रस्सी बंधी हुई है ना, तो ये पूरा एक सिस्टम है इस बार। अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी एग्जाम्पल तुमने पढ़े हुए उसमें बंदा दूसरी बॉडी से अलग हो जाता था, फर्स्ट बॉडी दूसरी बॉडी से अलग हो जाती थी। भाई देखो जरा बात समझना बच्चों, इस बार हॉर्स क्या है तुम्हारा, हॉर्स क्या है तुम्हारा, बॉडी वन, सही है, और कार्ट क्या है तुम्हारा बताओ, बॉडी टू, ठीक। हॉर्स क्या है, बॉडी वन, और कार्ट क्या है, बॉडी टू, सही है। तो पिछले जितने भी एग्जाम्पल देखे बच्चों तुमने, जैसे तुमने गन से फायर किया तो बुलेट निकल जाती है ना, बॉडी वन निकल जाएगी, बॉडी टू, दोनों का सेपरेशन हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाते थे, मतलब दोनों बंध के नहीं रहते थे पूरी तरीके से। यहां पर पहली बार हुआ है कि दोनों बंधे हुए, रस्सी से बांध दिया तुमने, कंस्ट्रेंट मोशन करा रहे हो तुम, कंस्ट्रेंट मोशन मतलब बंधा हुआ है, ठीक। तो अब जरा ध्यान देना क्या होगा, वो एग्जाम में पूछेगा जब हॉर्स ने किया एक्शन और हॉर्स को मिला रिएक्शन, तब तो ये सिस्टम के ही इंटरनल फोर्सेस हैं, कैंसिल हो जाएंगे, सही तो कह रहा है। ये दोनों किसके फोर्सेस हैं,
एक्शन एंड रिएक्शन आर इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम, है ना। एक्शन एंड रिएक्शन आर इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम, आर इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम, सही है। सो दे विल गेट कैंसल आउट। भाई अगर आप, ये इंटरनल हो गए, अगर आप इस पूरे को देख रहे हो, ध्यान सुनो, इस पूरे को देख रहे हो तो अभी इस पे कोई नेट फोर्स लग रहा है जो इसको आगे ले जाए? कोई नेट फोर्स इस पे लग रहा है जो आगे ले जाए? नहीं। ये वाले 50 से ये वाला 50 कैंसिल हो जाएगा, तो वही मैंने लिखा, एक्शन रिएक्शन आर इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम, दे विल गेट कैंसिल आउट, दे विल गेट कैंसल्ड आउट, ये कैंसिल हो जाएंगे। सो नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। तो नेट फोर्स कितना हो जाता है? जीरो। तब ये आगे क्यों चलता है? आपने तो देखा है, जो हॉर्स कार्ट होती है, हॉर्स जब उसको खींचता है तो वो आगे जाती है, बट हॉर्स कार्ट मूव, सो हाउ, बट द हॉर्स कार्ट मूव्स, हॉर्स कार्ट तो आगे मूव करती है, हाउ, हाउ, कैसे? ठीक, तो ध्यान से रखो, यस, ये दोनों बैलेंस फोर्स के एग्जांपल हैं। ठीक, नेट फोर्स जीरो आ रहा है। इंटरनल फोर्सेस हो गए एक ही सिस्टम में। अब बताए क्या, इसको कौन आगे ले जाता है? ये दोनों तो बेचारे बचे नहीं, कैंसिल हो गए एक तरीके से, मतलब इनका नेट कितना आ रहा है? जीरो, क्योंकि फर्स्ट बॉडी सेकंड से अभी सेपरेट नहीं हुई इस बार। तो पता है, आपने इन दोनों को तो देखा, अभी तक आपने एक इंपॉर्टेंट फोर्स नहीं देखा है भाई। फ्रिक्शनल फोर्स कौन देखेगा? क्यों भाई? फ्रिक्शनल फोर्स तो देखा नहीं ना, ये मिस कर दिया। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स देखोगे तब तो मजा आ जाएगी ना आपको। अब मुझे जरा बताइए कि आपने नीचे तो देखा ही नहीं भाई, नीचे भी तो कांटेक्ट फोर्स है, उसको क्यों नहीं देखते हो आप? ये हॉर्स अपने पैरों से, फुट से क्या करेगा? ग्राउंड को एक्शन देगा, तो वहां एक्शन के फॉर्म में एक फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा, ग्राउंड को फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा, तो ग्राउंड भी इसको क्या देगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स हॉर्स को। और इसी तरीके से व्हील्स जो होंगे, ठीक, व्हील्स और ग्राउंड के बीच में भी तो फ्रिक्शनल है। तो बहरहाल मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अभी आपने फोर्स के कंपोनेंट निकालना नहीं सीखे। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप यहां क्यों भूल जा रहे हो, आप यहां क्यों भूल जा रहे हो? ठीक, आप इसको दोगे एक्शन, आपका मतलब है जो हॉर्स है इसको एक्शन देगा, एक्शन उसको फ्रिक्शनल फोर्स के फॉर्म में मिलेगा, तो घोड़े को भी तो आगे क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स के फॉर्म में, तो घोड़ा आगे चलेगा। तो बस इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो रिएक्शन के फॉर्म में हॉर्स को मिलता है तो वो आगे चलता है। ठीक है, करेक्ट। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि हॉर्स के फीट बेंड क्यों है? अगर बेंड नहीं होंगे तो खड़े खड़े कैसे फोर्स लगाएगा भाई? अब वो भी चलो मैं आपको बता देता हूं, जब पूछ ही लिया है तो यहां पे ध्यान से चेक करो। देखो, ये देखो, ये अब ध्यान देना, जब तुम इसको इस तरीके से दबाओगे तो यहां एक एक्शन मिलेगा, इस एक्शन का क्या मिलेगा? रिएक्शन। ठीक, ये जो एक्शन है, ये ग्राउंड को एक्शन दिया इसने, बेंड करके ग्राउंड को दबाया इसने, ये एक्शन, और इधर मिला क्या? रिएक्शन। अब पता है क्या होता है? ध्यान सुनो, इस रिएक्शन, यहां एंगल थीटा, यही बताना मैं नहीं चाहता था, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। इधर बनेगा, मान लो ये रिएक्शन फोर्स एफ है, तो इधर बनेगा एफ कॉस थीटा, ठीक, और इधर बनेगा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा किसको बैलेंस करता है? हॉर्स के वेट को। तो वर्टिकल में कोई मोशन नहीं होगा, मतलब समझो, बस इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इस रिएक्शन के भी दो कंपोनेंट होते हैं, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा किसको बैलेंस करता है? वेट को। और एफ कॉस थीटा, एक तरीके से आप बोल सकते हो, यही एफ कॉस थीटा क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट है। नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, क्लास 9th में हो ना।
ज्यादा टेंशन मत लो। देखो अभी मैं समझाने की इसको थोड़ा कोशिश करता हूँ भाई, एक बार फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या कहा, इस घोड़े ने इसको ऐसे दबाया, अब आपकी बुक में क्या लिखा है ना उसको मैच कराने के लिए बस ये बात मैं बता रहा हूं। तो इसने एक्शन दिया ऐसे और यहां से तो ये बंधा ही हुआ है, ठीक। तो इसको मिलेगा क्या, रिएक्शन इस तरीके से। तो पता है ये रिएक्शन जो फोर्स होता है, मान लो ये कितना है, एफ न्यूटन है। तो इसके यहां एंगल जितना भी होता है थीटा, तो इसके दो भाई होते हैं। दो भाई का मतलब है ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब इसकी जगह तुम फिजिक्स में सोच सकते हो कि दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक इधर और एक इधर, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, ठीक। तो ये होता है क्या, एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वाला, और वर्टिकल वाला क्या होता है, एफ साइन थीटा। और इसको कट कर दो, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं, ठीक, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट बना लिए। तो यही बता रहा हूं, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये किसको बैलेंस करता है, बॉडी के वेट को, मतलब वेट बराबर एफ साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, मतलब ये घोड़ा ना तो ऐसे हवा में जाएगा ना ग्राउंड में नीचे जाएगा, क्योंकि यहां नेट फोर्स वर्टिकल में कितना है, 0। ये जो एफ कॉस थीटा, इसी को बोला जाता है कि ये घोड़े को आगे लेके जा रहा है। और ये एफ कॉस थीटा एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स से ही आया है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स का ही कंपोनेंट है, ठीक। ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, क्या है, कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। बस तभी तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आपको एकदम सिंपल बता रहा था कि घोड़े ने ऐसे पैर से दबाया, मैं तो आपको एकदम सिंपल बता रहा था कि ये हॉर्स है, तो हॉर्स ने ऐसे पैर से दबाया तो पीछे एक्शन देगा ये ग्राउंड को, है ना। तो ग्राउंड इसको एक रिएक्शन फोर्स देगा, तो ये घोड़ा आगे चलेगा। पूरी कहानी ये होती है, बेंड करके पैर से ऐसे दबाता है तो इस एक्शन का रिएक्शन इधर आता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, ठीक। एफ साइन थीटा से वेट बैलेंस हो जाता है और घोड़ा एफ कॉस थीटा की वजह से आगे चलता है। तो ये एफ कॉस थीटा एक तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स का ही कंपोनेंट होता है। अब आपकी किताब में यही लिखा हुआ है, पढ़ लो ध्यान से। देखो घोड़ा क्यों चलता है, ये देखो क्या क्या लिखा है भाई, कहां। देखो कह रहा है एट फर्स्ट ग्लांस इट सीम्स दैट द फोर्स बीइंग इक्वल एंड अपोजिट एंड कैंसल आउट, हेंस द कार्ड वुड नॉट मूव। स्टार्टिंग में ऐसा दिखता है कि एक्शन रिएक्शन कैंसिल हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेस वो तो हो ही जाते हैं, ठीक है ना, ओके, करेक्ट। उसके बाद ध्यान से चेक करो, but it should be noted that it is only the force on the card which determines whether the card will move or not। क्या यही दोनों फोर्स हुए हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, तो आप गलत सोच रहे हो। कि आप केवल इन्हीं दोनों इंटरनल फोर्सेस के बारे में सोच रहे हो, तो आप गलत सोच रहे हो, आपकी बुक में लिखा है। क्या आप इसी एक्शन रिएक्शन के बारे में सोच रहे हो, गलत। तो घोड़ा क्या करेगा, अब एक बात बताऊं, जब तक घोड़ा रुका हुआ है तब तक तो क्या है, तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। फिर घोड़ा बेंड करके उस स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर ओवरकम कर देगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, समझ गए। तो घोड़ा बेंड करके ऐसे करके एक्शन करता है, दो कंपोनेंट बनते हैं, एफ कॉस थीटा उसको आगे ले जाता है, यही चीज किताब में आपके लिखी हुई है, ध्यान से चेक कर लीजिए। ये देखिए क्या बता रहा है, दस इफ द हॉर्स इज एबल टू अप्लाई द इनफ फोर्स टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट। कौन से फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए बोल रहा है, ओवरकम मतलब कम करने के लिए बोल रहा है, स्टैटिक वाले को। द कार्ड विल मूव, तब कार्ड मूव करेगा जब वो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर देगा। टू मेक द कार्ड मूव द हॉर्स बेंड फॉरवर्ड, ठीक है, हॉर्स आगे की तरफ थोड़ा झुक जाता है, अपने पैरों को मोड़ लेता है, पुशेस द ग्राउंड, ग्राउंड को अपने पैरों से, फीट से, मतलब अपने पैरों से पुश करता है। when the forward reaction to the backward pushes of the force is greater than the opposing frictional force of the wheels, the cart will move, है ना। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन किससे ज्यादा हो जाता है, देखो क्या लिखी भाषा जरा समझ लो भाई, क्या लिखी आपकी किताब में, है ना, पता लगा कुछ लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाए भाषा, क्योंकि यही लिख के आओगे आप एग्जाम में। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब घोड़े को जो फॉरवर्ड रिएक्शन मिला हुआ है, ये ग्राउंड है, इसने, अरे यार एक मिनट, देखो ये हॉर्स है, ठीक, ये देखिए इस तरीके से, जब इसको फॉरवर्ड रिएक्शन जो मिलता है वो किससे ज्यादा हो जाता है, पीछे जो कार्ट लगी हुई है इसके, कार्ट का जो व्हील है और ग्राउंड है इसके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो जब इसका रिएक्शन फोर्स, और रिएक्शन फोर्स में भी ये वाला कंपोनेंट कौन सा,
एफ कॉस थीटा। जब ये कंपोनेंट यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है तो ये चलने लगता है, क्योंकि एफ कॉस थीटा उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर देता है। यही बात लिखी किताब में, when the forward reaction to the backward push of the horse is greater than that of the opposing frictional force of the wheels, the cart will move। पढ़िए इस लाइन को क्या लिखा है। when forward reaction मतलब ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन इसको मिल रहा है, फॉरवर्ड मतलब आगे की डायरेक्शन में जो रिएक्शन मिल रहा है उसका ये वाला जो कंपोनेंट होता है, इसकी बात कर रहा है वो। मैंने आपको डिटेल में थोड़ा बता दिया, इन्होंने पूरी बात नहीं लिखी है। इस फॉरवर्ड रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट अगर किससे ज्यादा हो जाए, व्हील्स के बीच में, व्हील्स और ग्राउंड के बीच में लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाए, तो ये कार्ट चलने लगेगा। हाँ, अब आपका क्या सवाल है, एक बच्चे का कुछ सवाल है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बैलेंसिंग द वेट ऑफ द हॉर्स। अरे भाई, अगर आप वेट को नहीं बैलेंस करोगे, है ना, तो घोड़ा बार बार उसका वेट कहां आएगा, नीचे। बार बार बेचारा बैठ जाएगा, नहीं भी चाहेगा तो बार बार बैठ जाएगा नीचे। भाई वेट बार बार नीचे लगेगा। अब आपके ऊपर अगर हम एक, समझ रहे हो बात को, अगर हम आपके ऊपर खूब सारा वेट लगा दें और आप फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब आपके वेट को ना कोई बैलेंस करे कोई फोर्स, तो रिजल्टेंट नीचे आ जाएगा ना। आप आगे भी चलना चाहोगे तो बार बार बैठ जाओगे, फिर आगे बढ़ोगे फिर बैठ जाओगे, समस्या होगी। ठीक है, तो हम लोग नहीं बैलेंस करते हैं घोड़े के वेट को, वो नेचुरली बैलेंस हो जाता है रिएक्शन के कंपोनेंट एफ साइन थीटा से। भाई एफ कॉस थीटा इधर, ये भगवान ने सब बनाया फिजिक्स, देख लो भैया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। ये एफ साइन थीटा ऑटोमेटिकली उसको बैलेंस कर लेगा वेट को, कोई टेंशन नहीं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद नाउ अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सही है। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखिए आपको क्या पढ़ के जाना है आज की क्लास में। सुनिए बच्चों, जब किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो रहा हो, जीरो। क्या बोला मैंने, ध्यान से चेक करो, क्या बोला मैंने, व्हेन व्हेन नेट सुन लो ध्यान से, जब किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, व्हेन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो। अब कुछ लोग बेचारे समझ ही नहीं पाएंगे, मैं बता रहा हूं, परेशान ना हो। जब किसी बॉडी पे एफ एक्सटर्नल कितना लगता है, जीरो, यानी कि जब किसी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, इंटरनल लग सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस लग सकते हैं। एक इंटरनल फोर्स का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, अभी बताओ कि नहीं। इंटरनल फोर्स क्या होते हैं, सिस्टम के ही फोर्स होते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक, तो जब एक्सटर्नल फोर्स बच्चों कितना होता है आपका, जीरो होता है। तो ध्यान से सुनिए, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होता है। क्या होता है, इनिशियल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होता है। या आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, क्या, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। क्या बताया मैंने, बताओ, जब एफ एक्सटर्नल कितना होता है, जीरो, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। मोटी मोटी बात देखिए जरा, अगर किसी सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, यानी कि एफ एक्सटर्नल जीरो होता है, तो पी इनिशियल, पी का मतलब मोमेंटम, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। ओके, पी इनिशियल का मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, सुन लिया ध्यान से, क्या बताओ, अगर एफ एक्सटर्नल कितना है, जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, फाइनल मोमेंटम होता है। अब सुनो, एक्सटर्नल फोर्स आपको नाम से ही पता चल रहा है, बाहर से लगाया गया कोई फोर्स। कैसा फोर्स, बाहर से लगाया गया कोई फोर्स। ओके, बाहर से कोई लगाया गया कोई फोर्स। ओके, नाउ अब ध्यान दो जरा, देखो इंटरनल फोर्सेस सर जरा कुछ समझा दीजिए सर।
आइए जरा आपको इंटरनल फोर्स के एग्जांपल देते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल फोर्सेस। बच्चों एक बात बताओ जरा, मान लो एक बॉम्ब है, बॉम्ब समझते हो ना, दिवाली में जो बॉम्ब, ठीक, ये बॉम्ब है इस तरीके से। मैं जस्ट, वैसे तो बॉम्ब आपने जलाए होंगे, तो बॉम्ब जब आप जलाते हो तो उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, सुना है, एक आवाज आती है फट से बहुत तेजी से, उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन मान लो 2 टुकड़े हो रहे हैं, अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक। बच्चों बॉम्ब जब फटता है तो मान लो इसके 2 टुकड़े हो गए, ठीक, ये वाला टुकड़ा इधर चला गया, ठीक, ये वाला टुकड़ा इधर भाग रहा है, और इसका मास है m1, और ये v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ठीक, और ये वाला टुकड़ा जो इधर वाला है ये इधर भाग रहा है, इसका मास कितना है m2। भाई बॉम्ब फटता है तो टुकड़े इधर उधर जाते हैं ना उसके, ठीक। तो ये m1 v1 वेलोसिटी, मतलब m1 मास का टुकड़ा v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और m2 मास का टुकड़ा v2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है। मैं बस आपसे इतना पूछ रहा हूं, ये बताओ भाई, जब बॉम्ब तुमने दगाया, दगाने का मतलब है जलाना ठीक है, जब बॉम्ब तुमने एक्सप्लोड किया, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया क्या? तुमने लाके हैमर से मारा तब वो एक्सप्लोड होता है? ऐसा कुछ, बस आग लगा के भाग जाते हो ना? बताओ, है ना? क्या तुम हैमर से मारते हो, उसको बोलो चलो हम तुम्हें हैमर से मार रहे हैं, देखो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तब तुम एक्सप्लोड होगे? ऐसा तो नहीं है, ठीक। आपने उसकी रस्सी जो होती बॉम्ब की, उसमें आपने आग लगाई और आग लगा के भाग जाते हो आप। तो अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे प्रेशर डेवलप होता है, तो प्रेशर जो अंदर, मतलब केमिकल रिएक्शन, प्रेशर डेवलप होता है तो अंदर ही अंदर फोर्स लगता है ना गैसेस का। वही बॉम्ब को ऐसे कई पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। तो ये मुझे बताओ कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या? बताओ, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, बस यही सीखना है आपको। तो यहां पर क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया जा सकता है? बताओ, एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0 है, यहां पर कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगा। तो आप क्या करोगे यहां, P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल, यानी कि इनिशियल जितना मोमेंटम था उतना ही फाइनल। अब ये लगाते कैसे वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे, लेकिन आप ये समझ, इतना याद करके ना जो मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। जब आपने गन चलाई थी अभी, ये गन है आपकी, ठीक, और ये गन का ट्रिगर इस तरीके से, ये बुलेट है, ठीक, ये इस तरीके से बुलेट है, ओके। नाउ अब एक बार बताओ, अभी आपने फायर नहीं किया है, ठीक, फायर कर दो, चलो फायर करो। जैसे ही आप फायर करोगे, ये बताओ बुलेट जब आगे निकल जाएगी आफ्टर फायरिंग, सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। ये बिफोर फायरिंग है, ये सिचुएशन बिफोर फायरिंग है, और ये सिचुएशन आफ्टर फायरिंग की है, ठीक। ये कौन सी सिचुएशन है बताइए? बिफोर फायरिंग। और ये कौन सी सिचुएशन है बताइए? आफ्टर फायरिंग। अब बताओ, जब आपने गन को फायर किया कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या? बताओ, बुलेट को बाहर भेजने में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? आपको जो बोलेंगे हाँ लगा, ट्रिगर दबाया, अरे यार क्या बात कर रहे हो। मैं गन और बुलेट के बारे में बात कर रहा हूं, गन और बुलेट का एक सिस्टम है, गन और बुलेट का एक सिस्टम है। जैसे ही तुमने फायर किया, किया कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, मतलब बुलेट को किसने पुश किया? गन ने किया ना। तो गन और बुलेट का मामला है सारा। भाई गन ने बुलेट पे लगाया तो बुलेट ने गन पे लगाया, तो सारे तो इंटरनल इंटरनल फोर्सेस है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल, कोई नो एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो नेट मोमेंट, सॉरी, तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहने का मतलब है जितना मोमेंटम फायर करने से पहले था उतना ही मोमेंटम फायर करने के बाद होगा। सो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ये बातें याद करके आइएगा भाई नेक्स्ट क्लास में। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, ठीक, इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ठीक। कोई डाउट है बताइए? टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, सही है। नो, नेक्स्ट, और देखिए जरा,
ये बताओ रॉकेट, जब आप रॉकेट छोड़ते हो इस तरीके से, आप नहीं छोड़ते हो, मतलब जो रॉकेट जाता है, तो मुझे जरा बताना, ये रॉकेट, अरे भाई कैसा रॉकेट हो रहा है, ये रॉकेट है ऐसा, ठीक। अब जब रॉकेट आपने छोड़ा, ओहो, सीधे हो जा भाई रॉकेट। चलो बच्चों, ये बात बताओ, ये गैसेस जब पीछे निकलती हैं, ये बताओ, कोई क्या बाहर से आता है गैसेस पे फोर्स लगाता है, गैस को बोलता है चलो हम तुम्हें फोर्स लगा के तुम्हें बाहर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो जो भी मामला है, किसका किसका मामला है, सारा सारा इंटरनल फोर्सेस का मामला है, ठीक। मतलब अंदर ही अंदर कुछ कंबशन हो रहा है, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है और गैसेस बाहर निकल रही, तो सारे इंटरनल फोर्सेस हैं सबके सब, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। तो यहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम लग जाएगा। बलून का आपने एग्जांपल देखा था, ठीक। ये बलून से ये इस तरीके से पीछे से गैसेस निकलती हैं, जब बलून को पीछे से ओपन कर दिया आपने, तो जो भी फोर्सेस हैं सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हैं, क्या किसी को गैस ने पीछे किसी ने गैस को निकाला, नहीं। तो यहां भी एफ एक्सटर्नल कितना है, 0, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग सकता है, ठीक। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए इसको एंड कर रहे हैं, ठीक। जाइए।